नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक चौहान आपका बेहद स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अभिषेक चौहान लर्नर पर। आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 1 बिलियन के 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड में, देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न की नंबर 1 हमारा प्रश्न है, मोलरता की परिभाषा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, सूत्र देख लेते हैं। मोलरता के लिए कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर WA गुणा 1000 अपॉन में MA गुणा B ml। मात्रक इसका है मोल प्रति लीटर। WA क्या होता है बेटा? WA जो है ना, WA है विलायक। यह विलायक का भार, विलायक का भार। MA विलय का भार। विलय का भार हो गया ये। बी क्या है बेटा? बी है आयतन, बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोलरता की परिभाषा दीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो गई है। यहाँ 1 लीटर है और इसमें 1 किलोग्राम हो गया बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या था? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आइए इसका सूत्र देखते हैं। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर होता है WA गुणा 1000 अपॉन में MA गुणा WB, ये ग्राम में। ठीक है, इसलिए ग्राम में है तो इसका मात्रक हो जाए मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, W बता ही दिया, यहाँ पे कि विलायक का भार है, और WB ये बता देता हूँ। ये विलय का भार है। जैसे यहाँ पे विलय का आयतन हो गया तो यहाँ पे विलय का भार हो जाएगा। सही है, और ये विलय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो यही बात लिखने दी, विलायक का भार लिख देता हूँ। विलायक का भार, विलय का अणुभार, ये विलय का अणुभार हो जाएगा। विलय का अणुभार हो जाएगा। WB विलय का भार याद रखना, ये अणुभार है और ये विलय का भार सिर्फ भार ही है, और ये अणुभार है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 100% आता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी बिलियन की कुल मोलों की संख्या में दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे XA से व्यक्त करते हैं। ये देखते हैं, सूत्र है इसका। मोल प्रभाज बराबर होता है XA बराबर होता है NA अपॉन NA प्लस NB,
जो Na और Na+B है जो मोलों की संख्या है, जैसे कोई 2 बिलियन दिए होंगे, बिलियन एक दिया होगा और 1 बिलियन दूसरा बी दिया होगा, तो Na बिलियन ए वाले के हो जाएंगे, Nb बिलियन बी वाले के हो जाएंगे मोल, ठीक है। जैसे और XA + XB बराबर 1 हो जाएगा। X और XA अगर पूछे दोनों बिलियनों का मोल प्रभाज होता है तो आप बोलोगे 1 होता है। अगर X से निकल आता है तो X भी आप इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि X से में से X भी कम कर दोगे तो X भी निकल आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वथिनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? 1000 ग्राम विलायक में विलाय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे कि ये एक बर्तन है, इसमें 1000 ग्राम जो क्या है 1000 ग्राम विलायक में जो कोई विलायक है, विलायक मतलब कि अपने अंदर घोल ले वो विलायक है, ठीक है। 1 मोल घोलने पर, अब भैया 1 मोल कौन सा, हम चीनी ले रहे हैं, ये जो चीनी है भैया, चीनी के ताई जाम जैसे ही घोलोगे तुम तो जाम कमी भी जाएगी। और जैसे तुमने चाय बनते हुए देखा है, जब चाय खोलते हो तो उसमें अगर दूध डालते हैं या चीनी डालते हैं तो वो नीचे ठहर जाती है, क्या होता है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक में विलायक का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि ये 1000 ग्राम है और इसमें चीनी डालेंगे तो ये और तेज़ी से होने लगेगा, और तेज़ी से होने लगेगा तो इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। चलो देख लें सूत्र क्या है, डेल्टा टीवी बराबर Kb गुणा मोललता। अब भैया मोललता का सूत्र यहाँ से लिखोगे, मोललता का वही सूत्र अभी बताया था, वही सूत्र है। जैसे यहाँ पर चलो हम लिखते थे डेल्टा टीवी बराबर Kb गुणा WA गुणा 1000 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा MA गुणा WB, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या है बेटा, ये क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और Kb बराबर क्या होता है, उन्नयन स्थिरांक, ये हो जाएगा उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बेटा। अब Kb का जो जल के लिए मान होता है Kb का, तो Kb बराबर होता है 0.52 होता है, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, तो Kb के लिए यही मान लगाना होगा, ध्यान रखिए। बाकी ये तो हमने ऊपर मोललता में भी बता दिया था, वही है सब कुछ, ठीक है। चलिए तो हम 5वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो एक अवनमन, अब तुम यहाँ पे ही समझिए, अवनमन का यहाँ पर कमी होगी, कमी। और क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक इसमें क्या वृद्धि होती है, हमेशा इसमें वृद्धि होती है, ये बात समझ के चलो। इसमें कमी होगी उससे वृद्धि हो जाएगी। जैसे 1000 ग्राम विलायक में विलायक का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। सूत्र है डेल्टा TF बराबर KF गुणा मोललता। जैसे अभी बताया वैसे ही एक बार लिख देते हैं लोग, फिर हम
अभी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 और में यहाँ पर एम ए गुणा डब्ल्यू भी हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल सूत्र आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने बताई है, ये उसमें बता दिया। उसमें क्या था, कोई इथनांक व्यंजन था या हिमांक में अवनमन हो जाएगा। हिमांक में अवनमन 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 हो गया। के एफ भैया, के एफ क्या है, के एफ भैया हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक स्थिरांक। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ तो वही है जो उसने बताई थी। चलिए तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं? देखो, वह झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण ही प्रवेश कर सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे कि अंडे की झिल्ली देखिए आपने, जब अंडा उबलता है, उबलने के बाद जब उसे फोड़ते हैं तो उसमें एक झिल्ली सी दिखाई देती है, उसी के लिए कहते हैं झिल्ली। और प्याज में भी एक झिल्ली होती है। जब आप प्याज की ऊपर का बक्कल होता है उसे काटते हो तो आप देखते हो कि उसमें एक झिल्ली दिखाई देती है, जिसे अर्धपारगम में ही झिल्ली होती है वो। ठीक है, चलिए अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। सूत्र PV बराबर nRT। एक सूत्र ये हो गया और दूसरा सूत्र तुम्हारा ये हो गया PV बराबर W/mRT। कभी भी ऐसा होता है कि इसमें से ये नहीं आता है तो ये सूत्र हमें लगाना पड़ता है। P तो ये P परासरण दाब हो जाएगा यहाँ पे, परासरण दाब। ठीक है, बी क्या है भैया? बी जो है तुम्हारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन। डब्ल्यू तो उधर बता ही दिया था, एम भी बता दिया, आर बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। आर ये हो जाएगा स्थिरांक। ठीक है, ये स्थिरांक हो जाएगा तुम्हारा। और जी आर बराबर जो स्थिरांक, इसका मान हमेशा ध्यान रखना 0.0821 होता है। क्वेश्चन में आएगा तो लगाना पड़ेगा यही वाला। और टी बेटा ये होता है ताप आपको दिया होगा, जैसे टी बराबर तुम्हारे लिए कुछ भी दिया होगा तो 273 इसका मान होता है, 273। और जो दिया होगा वो भी इसी में जोड़ना होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये आता है राल्ट का नियम। भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो देखते हैं। किसी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब का अपेक्षित अपनयन विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, जिसे राल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, सूत्र है P0 माइनस PS बराबर P0 माइनस PS अपॉन T0 बराबर XA। भैया एक्स से अब हल बताए दो तो हल मोल प्रभाज ही तो होता है, मोल प्रभाज है। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब ठीक है। अब PS ये विलय का वाष्प दाब का
वासुदाव, दाव। सीमा भैया क्या है इसकी? सीमा ये तनु विलयन पर लागू होता है, ये आवासशील पदार्थ पर लागू होता है। चलिए दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी बस सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।